अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेठी से सवाल। मैं हूं सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब बिला आखिर हस्बे तवक्को और जैसे आपकी पेशगोई भी थी, दूसरी बार मुंतखब हो चुके हैं सदर ममलिकत ऑफ पाकिस्तान। और वो तो मुंतखब हुए सभी को पता था, लेकिन ये फिर बाद में हुआ कि शहबाज शरीफ साहब ने सिर्फ वहीं पर फ्लोर पर ही मुबारकबाद नहीं दी, नवाज शरीफ साहब ने भी वहीं तक मुबारकबाद दी थी। शहबाज शरीफ साहब चल कर गए जरदारी हाउस और जाके वहाँ पर बगलगीर हुए, मुबारकबाद दी, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तो तब लोगों को थोड़ी सी हैरत इसलिए भी हुई कि माजी में शहबाज शरीफ साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब के साथ जो जो कुछ कहा उनके हवाले से, वो सबके जहनों में गूंजता रहा। आपको भी याद होगा, लेकिन याददाश्तों को थोड़ा सा ताज़ा कर लेते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से क्या क्या कहते रहे। जी, अगर हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। अच्छा, पेट फाड़ने की बातें, फिर उल्टा लटकाने की भी बातें, लेकिन जाहिर है सियासत में तो जैसे वो बदलता है रंग आसमां, कैसे कैसे सियासत में इस तरह से मिजाज बदलते हैं, कल के दुश्मन आज दोस्त बन जाते हैं। हम महमूद अचकज़ई साहब को भी देख रहे हैं कि वो किधर जाके खड़े होकर क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन सब इस वजह से भी थोड़े हैरत में हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो जोड़ी है, ये ओवर द इयर्स जो पीपल्स पार्टी और नून लीग का लव हेट रिलेशनशिप है, अब ये आगे कैसे चलेगा, अच्छा या बुरा या कुछ दरमियाना? जी हाँ, बिल्कुल। मेरा ख़्याल है अभी फैसल वाउडा साहब जो कि इस्टेब्लिशमेंट के स्पोक्समैन हैं, अनऑफिशियल। अच्छा, मैं भी ये कहने लगी थी कहीं शेख रशीद साहब की तरह अनऑफिशियल। हाँ। तो उनका ये कहना है, क्या कहना है आपको तो पता है। हाँ, मैं चाहूंगी कि उनकी जुबान से भी हम सुन लें कि क्या फरमा रहे हैं। जी, तो वहाँ से बात चलती है जी। अच्छा, ये धक्का देंगे। हाँ जी, धक्का देंगे, पहले थपकी देंगे फिर धक्का देंगे। ठीक, तो अब वाडा साहब ने तो बता दिया आपको कि क्या होगा। हमारा काम है आपको याद दिलाना कि क्या क्या होता रहा है और ये कैसे होगा आगे जाके और क्यों होगा, क्योंकि मैं इत्तेफाक करता हूँ वाडा साहब से। तो मैं अब आप उन्होंने जो बात रहने दी वो मैं आज कर दूंगा आपके सामने। अच्छा, बात ये है कि आपको याद होगा 2009 में क्या हुआ था। 2009 में पंजाब की हुकूमत नून लीग के पास थी और इस्लामाबाद में जरदारी साहब की हुकूमत थी, ऐसे ही है ना? जी जी, बीबी की शहादत के बाद फिर ये हुआ था। तो 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि शहबाज साहब और नवाज साहब, इनके ऊपर कन्विक्शंस थी जी। और जब ये सऊदी अरेबिया चले गए थे कन्विक्शंस केसेस मौजूद थे, डिस्क्वालीफाइड, और इनको डिस्क्वालीफाई किया हुआ था। तो इन्होंने अपना वो ख़त्म नहीं करवाया था और आके तो ये बैठ गए थे। तो उन्होंने कहा कि ये तो नहीं हो सकता। तो फिर शहबाज शरीफ साहब को पंजाब हुकूमत छोड़नी पड़ी और उस वक़्त जरदारी साहब ने सोचा कि मैं गवर्नर्स रूल लगा दूँ। 2 महीने के लिए इन्होंने गवर्नर्स रूल लगा दिया था जी। ये प्रेसिडेंट थे और इन्होंने सलमान तासीर मरहूम जो कि उस वक़्त गवर्नर थे जी जी, उनको इन्होंने कहा गवर्नर्स रूल लगा दिया और 2 महीने के लिए। तो पहला धक्का जो है जरदारी साहब ने नून लीग को 2009 में किया था। उसके बाद ये हुआ कि एक जजेस मूवमेंट शुरू हो गया, लॉयर्स मूवमेंट शुरू हो गया। ठीक, और उस लॉयर्स मूवमेंट में लीड उसको कौन कर रहे थे? एतजाज़ अहसन साहब और नवाज शरीफ साहब, ऐसे ही है ना? तो गवर्नर रूल इसलिए भी लगाया गया था कि ये इनको रोका जाए किसी तरीके से, बिकॉज वो बात चल पड़ी थी कि अब लॉन्ग मार्च होनी है। जरदारी साहब ये नहीं चाहते थे कि इफ्तिखार चौधरी वापस आएँ और जजेस को रिस्टोर किया जाए। मुझे याद है कि 2 रिप्रेजेंटेशंस हुई, एक में नवाज शरीफ साहब को भी ले जाया गया मिलाने के लिए आसिफ जरदारी को, ये ऑपोजिशन में थे इधर। अच्छा। और इनको ले जाया गया और कहा गया कि जरदारी साहब को कहा गया कि इनको रिस्टोर करें आप। जरदारी साहब ने कोई कमिटमेंट नहीं दी। फिर एतजाज़ अहसन साहब ने बड़ी कोशिश की जरदारी साहब को मनाने की, तो उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं दी। वो सख्त अपोज थे। उन्हें एहसास था कि शायद ये अब जजेस इतने तगड़े हो गए तो हमारे पीपल्स पार्टी के पीछे ना आ जाए, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम चल रहा था। फिर क्या हुआ कि नवाज शरीफ साहब को सिग्नल आया जनरल कियानी से और एतजाज़ अहसन साहब को सिग्नल आया जनरल कियानी से, जो आर्मी चीफ थे, कि आप चलें। तो ये चल पड़े। और मुझे याद है कि उस वक़्त मैं गवर्नर हाउस में था, सलमान तासीर के साथ चाय पी रहा था, तो एकदम ख़बर ये आई कि जी
नवाज शरीफ साहब घर से बाहर आ गए और उन्होंने जलसा लॉन्च कर दिया। तो सलमान बहुत परेशान था कि यार ये तो होना नहीं था, ये तो आउट ऑफ द स्क्रिप्ट हो गया, ये क्या हुआ है। अच्छा, मुझे याद है। ओके। तो जाहिर है उस वक्त इशारा कहीं से आया था, तो फिर मियाँ साहब हाँ जाहिर है कारवान लेके निकले। उससे पहले मियाँ साहब तैयार नहीं थे जब तक ग्रीन लाइट ना आती। तो कियानी साहब की तरफ से ग्रीन लाइट आई, ठीक है। और फिर ये लोग निकले और फिर आधे रास्ते जाके रुक गए जहाँ ये बात हुई, कॉल आई और उन्होंने कहा जी हम कोशिश करते हैं जरदारी साहब को मनाने की। फिर जनरल कियानी गए मिलने के लिए और उन्होंने जाके जरदारी साहब को कहा कि ये जो लॉन्ग मार्च है ये गड़बड़ हो जाएगी वगैरह वगैरह। तो उस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके ज़रिए ये सारा कुछ हुआ, वो भी गए जरदारी साहब को मिलने। तो ये दूसरा धक्का था। जरदारी साहब ने जो नवाज शरीफ साहब को रोकने की कोशिश की, मगर उसके बावजूद क्योंकि जनरल कियानी खड़े हो गए इस तरफ, तो ये कामयाब हो गया। तीसरा था नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और बलूचिस्तान की गवर्नमेंट जो थी वो नवाज शरीफ साहब की एक कोalition गवर्नमेंट थी वहाँ। तो जरदारी साहब ने गवर्नमेंट उड़ा दी। हाँ, एफर्ट शुरू हो गई थी उस वक्त से, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का डाउनफॉल वहीं से शुरू हुआ। तो जरदारी साहब ने गवर्नमेंट जो नून लीग की गवर्नमेंट थी, कोalition गवर्नमेंट बलूचिस्तान में, उल्टा दी और अपनी गवर्नमेंट बना ली मिलकर किसी के साथ। 2018 में सेनेट के इलेक्शंस के ऊपर संजरानी साहब को जो प्रॉप अप किया वो जरदारी साहब ने किया। नवाज शरीफ साहब ने या नून लीग वालों ने तो ये ऑफ़र किया था कि रज़ा रब्बानी साहब जो पीपल्स पार्टी के हैं, हमें इत्तेफाक है आप उन्हें बना दें। जरदारी साहब ने कहा नो, उनको नहीं बनाना। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की बात मानी और संजरानी साहब को उनके हाथ मजबूत किए। बिलावल भुट्टो फिर उन्हें मुबारकबाद देने पहुंचे। तो ये चौथा छुरा घोंपा गया। फिर 2022 में तो आपको याद ही है, हाल ही में 2 साल हुए हैं कि पीडीएम की हुकूमत छोड़ दी इन्होंने। जी पीडीएम बनी और फिर पहले यही इन्होंने बनाई। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इनिशिएट किया और फिर जब लेकिन खुद निकल गए। फिर निकल गए बीच में। और ये रह गए छनकने बजाते। और लोगों को याद होना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब ने लंदन में बैठ के फैसला किया था कि इमरान खान को जब आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के साथ निकाला है 22 में, तो उस वक्त फैसला ये हुआ था कि अब शहबाज शरीफ साहब महीना रहेंगे और उसमें नायब का कानून और ईवीएम्स ये ख़त्म करके और बिल्कुल छोड़ देंगे और नए इलेक्शंस कॉल कर लेंगे। ये फैसला हुआ था। और आखिरी वक्त पे एक दिन पहले जबकि शहबाज शरीफ साहब ने 19 मई को गवर्नमेंट ख़त्म करनी थी, असेंबली डिसॉल्व करनी थी और घर आ जाना था। तो उस वक्त ये बड़े पॉपुलर थे। अभी IMF प्रोग्राम चला नहीं था और नवाज शरीफ साहब को डर था कि अगर IMF प्रोग्राम हमें चलाना पड़ गया तो हम उड़ जाएंगे। तो इन्होंने ये फ़ैसला किया कि जी अब हम हुकूमत छोड़ेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने हाँ की, मगर लाहौर वापस आके इस्लामाबाद जरदारी साहब के साथ मशावरत की और मियाँ साहब को फ़ोन करके कहा कि जरदारी साहब कहते हैं नहीं, हमने नहीं छोड़नी, आप टिके रहे, कोई बात ही कोई नहीं, हम चला लेंगे। तो जरदारी साहब का सहारा लेके शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब को कहा कि हम टिके रहेंगे। वो जो टिके रहे हैं ना 16 महीने, यही हुआ ना, उन्हें टके नहीं छड़िया, टका नहीं रहा। और सारा का सारा फायदा किसको हुआ? जरदारी साहब उसकी वजह से नून लीग उड़ गई। उसकी वजह से नवाज शरीफ साहब उड़ गए। उसकी वजह से आज जरदारी साहब अपनी सीटें लेके और प्रेसिडेंसी में पहुंच गए। तो ये 6 तो इंसिडेंट्स सबको याद है। अब कैसे हो सकता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट को भी ये नहीं पता जरदारी साहब का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? वो मैं हमेशा कहता हूँ कि उन्होंने 2 PhDs की हुई हैं, एक नहीं, मास्टर ऑफ पॉलिटिक्स। अच्छा। और उनके लिए कोई सरी के नेक के अंदर गर्दन में वो हर किस्म का काम करते हैं और उनकी हमेशा ये कोशिश रही है कि इस्टेब्लिशमेंट के करीब रहें। क्यों? क्योंकि उन्होंने 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट का गुस्सा भुगता है। सरदारी साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के गुस्से की वजह से पता नहीं कितने साल जेल काटी है। उनकी एक हुकूमत 90 में इस्टेब्लिशमेंट ने गिराई, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की एक उन्होंने 1996 में गिराई और फिर मोहतरमा की शहादत हुई। तो जरदारी साहब ने जब ये कहा था कि पाकिस्तान खपे, तो उस वक़्त उन्हें एहसास था इस बात का कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। अगर पीपल्स पार्टी ने सर्वाइव करना है और उन्होंने सर्वाइव करना है तो उनको पता था इस्टेब्लिशमेंट उनको पसंद नहीं करती। उनका एजेंडा यही था कि अब मैंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी को बचाना है। इसीलिए फिर उनको गवर्नमेंट भी मिली इसलिए। और
वो उनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ा पक्का रिश्ता है जी। एक आध दफ़ा गुस्सा भी चढ़ा उनको, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट उनको फिर भी ट्रस्ट नहीं करती थी। तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने इनका साथ नहीं दिया, जबकि इस्टेब्लिशमेंट की वजह से सिंध में रेंजर्स ने पीपल्स पार्टी के ऊपर हमले किए, लोगों को उठाया। और ये डॉक्टर आसिम हुसैन के साथ जो हुआ, चौधरी निसार अली खान साहब करवाते उस हैं वक्त इंटीरियर मिनिस्टर। जी जी। तो मैं ये समझता हूँ कि जरदारी साहब बहुत अच्छी गेम खेलते हैं। उन्हें पता है कि इक़्तिदार और पावर जो है ये किसके पास है, और उनको खुश रखना है हर सूरत में। ये जो संजरानी साहब को बनाना, ये भी उनके कहने पे किया, इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे किया। बलूचिस्तान की हुकूमत गिरा के और दूसरी हुकूमत लाना, वो भी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे किया। समझ रहे हैं आप? ठीक है। और मेरा ख्याल है कि आगे जब हम जाएंगे तो शायद आप देखिएगा कि हम ये समझ रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब बड़े करीब हैं इस्टेब्लिशमेंट के। मेरा ये मौक़िफ़ है कि उनसे भी ज़्यादा करीब जरदारी साहब हैं। तो अच्छा। अब वो कैसे इजहार करेंगे, और ये फैसल वावड़ा साहब ने जो बात कही है इसका मतलब क्या है, ये भी अगर आप चाहें तो मैं बात कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ने ये पहले ही कह दिया था कि मैं नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा। इतनी श्योरिटी के साथ कैसे? जी बिल्कुल, उन्हें एहसास था कि ये हुकूमत नहीं बना सकेंगे पीपल्स पार्टी के बगैर। अच्छा। ऐसे ही हुआ। जरदारी साहब ने हुकूमत बना दी इनकी, खुद उसके अंदर अभी नहीं गए। वो सदर बन के बैठेंगे और उनकी पीपल्स पार्टी जो है असेंबली के अंदर वही करेगी जो जरदारी साहब उनको कहेंगे। तो जब वो चाहें शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट छोड़ देंगे और वो गिर जाएगी, जब वो चाहें छोड़ देंगे और मेजॉरिटी शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट गिर जाएगी, पहली बात। तो इसका मतलब है तलवार तो उन्होंने यहाँ रखी हुई है शहबाज शरीफ साहब के ऊपर। नून लीग को तो फ़र्क कर दिया उन्होंने, अब वो उन्होंने तलवार यहाँ रख ली है, ठीक है। अब वो किस टाइम पे वो तलवार चलाएंगे, यही फैसल वावड़ा साहब का इशारा है ना। जी जी। कि पहले अभी तो आजकल तो चुमियाँ हो रही हैं, थपकियाँ हो रही हैं, तो चुमियाँ ले रहे हैं एक दूसरे दियाँ, ठापा के दोबारे का जरदारी साहब कोरोना के बाद से नहीं करते हैं। हाँ, तो वो अब नहीं, वो अरब टाइप्स। हाँ, तो वो अब सबसे भारी आसिफ जरदारी कैसे मनाया नजर आएगा आपको जी। तो वो ये है कि फैसल वावड़ा साहब फिर एक और बात भी कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 2 साल से आगे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल। अब 2 साल क्यों? 2 साल में एक्सटेंशन की क्वेश्चन आना है जी, आना है ना। हाँ जी। तो अब जरदारी साहब का क्या मौक़िफ़ होगा? देखिए, अगले 2 साल में एस्टेब्लिशमेंट के डिमांड्स क्या हैं, नून लीग के डिमांड्स क्या हैं, और जरदारी साहब के डिमांड्स क्या हैं, और किसके डिमांड्स कबूल होंगे और किसके डिमांड्स नहीं कबूल होंगे। चलिए शुरू करते हैं नून लीग के डिमांड्स। नून लीग का एक डिमांड तो ये है कि नैब को ख़त्म किया जाए। जरदारी साहब कहेंगे कर दो, वो तो पहले दिन से यही कहते हैं नैब। दूसरा डिमांड उनका क्या है, क्या नाम है इनका, नून लीग का। नून लीग का हाँ। दूसरा डिमांड उनका ये है कि ये इसको लोकल गवर्नमेंट को रिस्टोर किया जाए, है ना। बिल्कुल। जरदारी साहब नहीं चाहेंगे कि सिंध के अंदर लोकल गवर्नमेंट रिस्टोर हो। लोकल गवर्नमेंट रिस्टोर होती है तो कराची में MQM ले जाएगी या इमरान ले जाएगा, झगड़ा आ गया, वहाँ पीपल्स पार्टी को नहीं मिलेगी। इसीलिए आज तक एक इन्होंने लोकल गवर्नमेंट नहीं चलने दी पीपल्स पार्टी वालों ने कराची के अंदर। तो इसके ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगे। अच्छा, आएंगे ना, बिल्कुल आएंगे। और तीसरा इशू है NFC अवार्ड। एक लोकल गवर्नमेंट हो गया, एक नैब के ऊपर एग्रीमेंट, लोकल गवर्नमेंट के ऊपर नो एग्रीमेंट या लेन देन, और तीसरा आएगा NFC अवार्ड। तो ये 3 इश्यूज हैं, NFC अवार्ड, लोकल गवर्नमेंट एंड नैब। 2 के ऊपर इख्तलाफ होंगे, एक ओके हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो चीज़ चलेगी। मगर इनमें एक ऐसा है जिसपे एस्टेब्लिशमेंट नवाज को सपोर्ट करेगी, नून लीग को, और एक ऐसा है जिसपे वो जरदारी साहब को सपोर्ट करेंगे। लोकल गवर्नमेंट में वो सपोर्ट करेंगे नवाज शरीफ साहब को जी। नैब में वो सपोर्ट दोनों को करेंगे, कर लो कोई गल नहीं। अच्छा, हाँ कर लो। तीसरी चीज़ ये कि जो ये है NFC? आपका NFC अवार्ड, उसके अंदर वो जरदारी साहब को सपोर्ट नहीं करेंगे। नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो है, शहबाज साहब तैयार हो गए हैं करने के लिए, उन्होंने बयान भी दे दिया कि इसके ऊपर नज़रसानी करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोविंसेस को बहुत पैसे चले जाते हैं और फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं रहता। क्या ना, बिल्कुल पहली स्पीच में कहा। तो जरदारी साहब का प्रॉब्लम ये है कि ये NFC अवार्ड जो है, ये जरदारी साहब के पिछली सदारत के ज़माने में 18th अमेंडमेंट के साथ लिंक के इसको किया गया था। इसी से सिंध को थोड़ी सी ऑटोनॉमी मिलती है और पैसे मिलते हैं। और सवाल ही पैदा नहीं होता कि जरदारी साहब
शहबाज साहब के साथ मिलके ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैरी करें, क्योंकि ये जो जीत हुई है इसमें इनको दोनों को 6 पार्टीज़ है ना, 6 पार्टीज़ जो बनी हैं, जिसकी गवर्नमेंट बनी है PDM 2, और उनके पास अब 2/3 मेजॉरिटी आ गई है विद रिजर्व सीट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, NFC अवार्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए हो सकता है, उसके अलावा नहीं हो सकता। और 2/3 भी इनके पास आ गई और ये भी हो गई। हाँ, तो उसमें एस्टैब्लिशमेंट शहबाज को कहेगी NSC अवार्ड अमेंड करो। अच्छा, ये जरदारी साहब कहेंगे नहीं कर दे, तो एस्टैब्लिशमेंट उनको कह दे फिर, तो वो आगे से कहेंगे कि ठीक है, अगर मैं तो उड़ जाऊंगा, मैंने तो ये सब कुछ किया था। और सिंध के लिए मैं, आप चाहते हैं कि मैं सिंध को नाराज़ कर दूं, कि मैं अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार दूं, ये कैसे हो सकता है? वो कहेंगे नहीं जी ये तो बड़ा ज़रूरी है, वो कहेंगे नहीं ये बड़ा मसला है, ये तो लेन देन। तो कहेंगे अच्छा तो फिर ये बताएं कि मैं कैसे बच सकता हूँ, मैं कर देता हूँ, तावन करता हूँ, मगर फिर हमें क्या मिलेगा? आप हमें अनपॉपुलर बना देंगे वहाँ। वो कहेंगे लो जी जरदारी बिक गया, तो मुझे कुछ दे ना जो कि मैं सिंध को बता सकूँ कि मुझे ये मिला है और ये थोड़ी सी हमने तरमीम की है, ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, मगर हमें बहुत बड़ी चीज़ मिली है। तो एस्टैब्लिश करेंगे अच्छा क्या चाहिए आपको? अच्छा, वो कहेंगे बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाओ। अब एस्टैब्लिशमेंट का मैं आपको बता दूं पॉलिटिकल रोल क्या होता है, वो किसी के साथ मोहब्बत नहीं करते। अच्छा, ये एक गलत फहमी है कि वो शहबाज शरीफ साहब के साथ मोहब्बत करते हैं और नवाज शरीफ के साथ नहीं करते। वो उन्हीं के साथ मोहब्बत करते हैं जो उनके साथ चलते हैं, और जब तक वो चलते हैं ठीक है, जब वो समझते हैं कि काम हमारा नहीं हो गया, अब उनकी छुट्टी करा देते हैं। कोई उनकी कोई इमोशनल रिलेशनशिप अटैचमेंट नहीं है, वो ऐसी एक अदारा है जो कि बिल्कुल रुथलेस और कोल्ड ब्लडेड, टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं। बस वो करते हैं और चलो जी आओ जी जाओ, डिस्पोज। तो जरदारी साहब को पता है इस बात का, तो वो कहेंगे मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ हाँ, मगर मैंने उड़ा ना देना मेरी होम कंस्टिट्यूएंसी, तो फिर मेरे पुत्र ਨੂੰ प्राइम मिनिस्टर बना दे, शहबाज ਨੂੰ कढ़ो, तो मैं NFC अवार्ड अमेंड कर देने। अच्छा, मैंने कोई तकलीफ नहीं है। वो कहेंगे कि अच्छा तो कैसे? वो कहेगा जी कोई गल नहीं, नो प्रॉब्लम, मैं सपोर्ट पुल आउट कर लेता हूँ, तो गवर्नमेंट उसकी गिर जाएगी, ठीक है। या उसको बुला के कहें कि चलाएं ऐसे ही, मगर इसको बिलावल को बना दें, और अगर वो नहीं मानते तो फिर मैं पुल आउट कर दूंगा, तो वो गिर जाएगी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा, PTI साथ आ जाएगी, वो तो शुक्र करेगी इनकी छुट्टी आई है। मैं तो तैयार हूँ PTI के साथ काम करने के लिए, सीनियर पार्टनर में हम और जूनियर पार्टनर वो, और हम मिलकर चला लेंगे जैसे आप कहते हैं, और इमरान खान को मैं अंदर ही रखूँगा, फिक्र ना करें। तो ये तो इशू कोई नहीं है, बिलावल के उत्ते डील करो। तो मेरा ख्याल है इशारा जो है वो फैसल वावड़ा साहब का यही है कि ये 2 साल से ज़्यादा नहीं चलेगी, जब इससे काम ले लिए जाएंगे। अच्छा। और फिर जरदारी साहब के साथ बिहाइंड द सीन्स डील हो जाएगी इस्टेब्लिशमेंट की, और बिलावल भुट्टो बन जाएंगे, NFC अवार्ड जो है रिवर्स हो जाएगा कुछ हद तक, और काम सिलसिला आगे चलेगा। दिस इज़ द प्लान, एटलीस्ट दिस इज़ द वे इट विल हैपन। अब ये एक्सप्लेन नहीं किया वावड़ा साहब ने, ये मैंने अपने व्यूज़ के लिए एक्सप्लेन कर दिया कि इस तरीके के साथ जरदारी साहब अपनी गेम खेलेंगे। तो क्या नून लीग को इस बात का इदराक नहीं है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, नॉट टू ट्रस्ट हिम, क्या नून लीग को समझ नहीं आ रही? नून लीग को ये 6 जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको तो पता थे ना, ये तो नहीं कि उनको याद नहीं है कि क्या क्या हुआ, क्या क्या हाथ हुआ उनके साथ, तो उसके बावजूद वो बैठ गए जाके, ऐसे ही है ना। हालांकि नवाज शरीफ साहब ने ये अभी भी ये कहा था कि हम सेंटर की गवर्नमेंट नहीं लेते, हम पंजाब की गवर्नमेंट ले लेते हैं, पीपल्स पार्टी को चलाएं सेंटर की गवर्नमेंट, ऐसे ही है ना, बिल्कुल अभी ये हुआ है, ऐसा ही हुआ। और शहबाज शरीफ से कहा नहीं मैं जाके बैठना है उत्थे, तो जरदारी साहब ने कहा बैठो बैठो। तो बेसिकली 2022 में जो हुआ, अब उसका स्टेज 2 आ गई है, फिर ये बैठ गए जाके वहाँ, इनके साथ फिर बुरा हशर होना है, और ये जो रह गई है नून लीग ये वाइप आउट हो जाएगी, ठप्पा, आखिरी ठप्पा, और रह जाएगा पीछे जरदारी साहब रह जाएंगे, पीपल्स पार्टी रह जाएगी और PTI रह जाएगी। और उस स्टेज पे PTI के साथ भी मुज़ाकरात, मैं अब अगला सवाल अगर आप करती हैं तो मैं आपको बताता हूं कि आज से शुरू हो गई है कुछ बातें, और ये आगे जाके इसमें भी कुछ स्पेस मिलेगी। शेर अफजल मरवत साहब ने बड़ी पॉजिटिव बातें की हैं, जिन्हें कहा जाता है कि वो हॉकिश हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और उन्होंने कुछ बदले लहजे के साथ इशारे दिए हैं कि अब हम एस्टैब्लिशमेंट और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनके दरमियान किसी दरार का इंतज़ार नहीं करेंगे, हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंगेज करेंगे, जो कि इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स नहीं रही। बिल्कुल। हाउ कम, ये चेंज कैसे? वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसके पीछे भी कुछ है ना। पिछले प्रोग्राम में मैंने जिक्र किया था कि कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं
एक तरफ बेलें हो रही हैं जी लोगों की, दूसरी तरफ इमरान खान साहब कहते हैं मैं तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं हूँ, तीसरी तरफ इमरान खान साहब कहते हैं कि मई 8 के जो लोग हैं, मई 9 के जो लोग हैं जिनकी वीडियोस हैं कि वो आग लगा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं उनको तरो, ठीक है। और अभी हाल ही में हम सुनने वाले हैं कि कोई 150 लोग मिलिट्री कोर्ट्स की कन्विक्शंस हो गई हैं और इंतज़ार है कि वो किस स्टेज पे अनाउंस की जाए और बाकी जो है वो सबको छोड़ दिया जाए। ये चीज़ें होने वाली हैं अब। तो इसका मतलब है कि कुछ तो नरमी या बर्फ़ पिघल रही है ना। अभी एक लेटेस्ट बड़ी दिलचस्प चीज़ हुई है, उसके बाद मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। वो क्या हुई है? क्या? एक खबर चली है, लगी एक खबर जो मैंने पढ़ी है। जब मैंने पढ़ी तो मैंने यार है की है। खबर ये थी कि 3 टेररिस्ट अफगानिस्तान से आए हैं और वो पकड़े गए हैं। उनके पास बड़ा सोफिस्टिकेटेड असला था और वो उनका मकसद ये था कि उन्होंने अदयाला जेल को अटैक करना। मैप भी था उनके पास और उनके पास मैप भी था। अब इसके ऊपर लोगों ने ज़्यादा तबसरे नहीं किए, मगर मेरा दिमाग थोड़ा सा चल पड़ा। मैंने कहा यार एक ही चक्कर है एक ही चक्कर है। पहले ये हमने सुना कि पिंकी बीबी को बुशरा बीबी को अडयाला अरेस्ट किया गया ना, अडयाला के बजाय। और अभी तक वो वहीं है जी, वहीं है ना। हालांकि ये कहा गया कि हम नहीं वहाँ रहना चाहते। हाँ उन्होंने कहा, लेकिन हल्का फुल्का प्रोटेस्ट था। और अभी तक कुछ हुआ नहीं, उसमें कोई डेवलपमेंट वहीं है और सब भूल गए हैं कि वो वहीं है, कहते रहते हैं। मैंने ये इशारा किया था एक प्रोग्राम में कि शायद उनको वहाँ इसलिए रखा गया ताकि इस्तेमाल किया जाए। वहाँ एस्टैब्लिशमेंट के लोगों का आना जाना खुफिया तौर पर सेफ है। जेल में आके मिलना बड़ा मुश्किल है। सारा मीडिया वहाँ बैठा हुआ है और वो जेल से पुलिस से लीकिंग होती है, कौन आया कौन गया। हाँ, तस्वीर आ जाती है, सब कुछ हो जाता है। इलेक्शन से पहले वहाँ अगर कोई एस्टैब्लिशमेंट का बंदा जाता है खान साहब को मिलने तो वो छुपी नहीं रहेगी बात, ठीक है ना। खान साहब को अगर अस्पताल भी ले जाते हैं तो वहाँ भी मीडिया पहुँचा होगा, वहाँ भी लोग होंगे जो बता देंगे, मेडिकल डॉक्टर्स ही बता देंगे कि वो आया सी। तो इसलिए बनी गाला इज़ अ सेफ प्लेस। वहाँ आराम से वहाँ बंदा पहुँच सकता है और वहाँ मुज़ाकरात भी हो सकते हैं। तो ये मैंने कहा था कि ये ऐसी स्टेज ना आए कि खान साहब को भी बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए। अच्छा। तो ये अगर ये थ्रेट अगर है अडयाला जेल में, हाँ बिल्कुल, ये तो फिर मेरिट ये पे इस्तेमाल किया जा सकता है ना, ये थ्रेट है। तो इसलिए हम खान साहब को सेफ प्लेस पे ले जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये एक चीज़ मुझे मेरे खटकी। मैंने फिर फ़ोन उठाया अपनी चिड़िया को, इधर आओ जाके पता करके आ। बोले कहा सर होने हुक्म, उड़ गई वो। अच्छा। उड़ के वापस आ गई, कहने लगी सर मैंने सारी आईबी को भी चेक कर लिया है, मैंने पुलिस से भी पूछ लिया है, मैंने जो एंटी टेररिस्ट हमारे अदारे हैं उनसे भी पूछ लिया। कहने ना सन तो कोई पता ही नहीं, ऐसी कोई गल ही नहीं हुई, कोई बंदे नहीं आए अफगानिस्तान तो, कोई हथियार नहीं मिले, कोई उन्होंने कोई मैप शैप्स नहीं सन। ये तो लगाई गई है खबर। अब छोड़ दें इस बात को, यहाँ आगे ना मुझसे मत पूछना। नहीं मैं समझ गई, वो चिड़िया की जान को खतरा हो सकता है। ठीक है तो अगर आप एक और मिनट दे दें तो मैं इसको फिर आगे बढ़ाऊं या अगले मेरा ख्याल है सस्पेंस थोड़ा छोड़ देते हैं कि आगे क्या होगा। हाँ आगे क्या होगा, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है। बहरहाल जो आसिफ अली जरदारी साहब शहबाज शरीफ साहब की कुंडली मिलाई है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन जहाँ बात को छोड़ कर जा रहे हैं वहीं से जोड़ेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बड़ा इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं आने वाले मंजरनामे के हवाले से, और जो बातें आप करें कम से कम पीटीआई फॉलोअर्स के लिए कुछ इत्मीनान का सांस आ रहा है। ज़रा कंटिन्यू करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। हाँ, वो मैं ये कह रहा था कि और आखिरी पॉइंट ये था कि खान साहब ने ये कहा कि सारे इलेक्शन तो रिग हुई है, ये हुआ वो हुआ, मगर सिर्फ चले मैं एग्री करता हूँ 4 सीटें खोल लें। याद है हमने ये भी डिस्कस किया था कि अभी वो क्या चाह रहे, उसका मकसद उनका क्या था 4 सीटों का। जी। तो मैं अभी आपसे ये कह रहा हूँ वो 4 सीटों का जो चक्कर है ना वो क्या है, क्यों 4 सीटें, कौन सी 4 सीटें? 2 लाहौर में है और 1 इस्लामाबाद में और 1 पेशावर में। अब मेरा ये मौक़िफ़ है कि 3 सीटें उलट जाएंगी, 2 लाहौर की और 1 इस्लामाबाद की, और पेशावर वाली सीट जो है वो रहेगी अच्छा नूर आलम साहब के पास। ओके। 3 सीटें जो लाहौर में उड़ेंगी, 2 सीटें जो लाहौर में उड़ेंगी वो किसकी हैं? वो ओन चौधरी साहब और नवाज शरीफ साहब। हाँ, वेल डन। नवाज शरीफ साहब की सीट उड़ जाएगी। अच्छा। और ओन चौधरी साहब की सीट उड़ जाएगी। अच्छा, नवाज शरीफ साहब के पास क्या रहेगा फिर? तो अगर ओन चौधरी साहब की सीट उड़ जाती है तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता उसके साथ, ठीक है ना। अच्छा। मगर अगर नवाज शरीफ साहब की सीट उड़ जाती है तो ये तो बहुत बड़ी एक ज़लज़ला है फॉर PMLN कि उनका जो लीडर है उसी की आपने
फारग कर दिया। इससे बड़ा धक्का क्या लगेगा नून लीग को? इसका मतलब है आने वाले वक्त में तो लीडर ही नहीं है उनका, वो तो उड़ जाएगा। इसके बाद जो 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 शर्मिंदगी का बायस होगा कि नवाज शरीफ साहब को लाहौर, उनका अपना होम टाउन जहाँ अरबों रुपए नून लीग ने लगाए हैं और डेवलपमेंट और ये वो, वहाँ रिजेक्ट हो गए नवाज शरीफ साहब। अगर ऐसा होता है, ये 4 सीटें खुल जाती हैं, और लगता मुझे ऐसे है कि इमरान खान ने ये सोच समझ के बात की है। और मैं आगे बता दूं कि उसको इशारा मिला कि वी डोंट माइंड, वी डोंट माइंड। इट्स अ कैलकुलेटेड मूव। यस, एंड दिस इज पार्ट ऑफ द जो मुज़ाकरात हो रहे हैं बिहाइंड द सीन्स। इससे क्या होगा? इससे जब नवाज शरीफ साहब की सीट उड़ जाएगी तो बहुत बड़ी विक्ट्री होगी ना इमरान खान के लिए। बिल्कुल, कि डॉक्टर साहिबा यास्मीन राशिद साहिबा जो कि इस वक्त मुलव्वस हैं जी, 9 मई में बहुत बड़ा उनके ऊपर केस है जी, शील विन दैट सीट। और नवाज शरीफ साहब जो कि पहला उनको धक्का लगा कि नून लीग जीती नहीं जी, मगर जिताया गया, पता है उनको। नंबर 2 कि उनको प्राइम मिनिस्टर बनने से रोक दिया गया, ये कहा गया कि हमें नवाज शरीफ साहब एक्सेप्टेबल नहीं है। तीसरा ये कि अब अगर ये हो जाता है तो फिर क्या रह जाएगा मियाँ साहब के पास यहाँ रहने को? तो कौन चाहता है कि मियाँ साहब यहाँ ना रहें? घर में कोई, या मेरा ख्याल है कि कुछ लोग हैं जिनमें कोई घर के लोग भी हैं और कुछ इस्टेब्लिशमेंट के भी लोग हैं। इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि आप मियाँ साहब यहाँ मॉडल टाउन में या रायगंज में बैठ के शहबाज शरीफ साहब को ना चलाएं, और पंजाब को भी ना चलाएं। पंजाब को तो हम चलाएंगे और शहबाज शरीफ को हम चलाएंगे। तो इसलिए मियाँ साहब बेहतर यही है कि इसके बाद जब वो सीट भी हार जाते हैं तो आप लंदन जाके अपनी सेहत का ख्याल करें और डोंट इंटरफेयर। दिस इज़ द सिग्नल दैट विल बी गिवन। और मरियम तो थोड़ी सी परेशान होगी, मगर मेरा नहीं ख्याल कोई और परेशान होगा नून लीग के अंदर। जो परेशान होने वाले हैं उनको तो पहले नॉकआउट कर दिया गया है। राना साहब, सनाउल्लाह को नॉकआउट कर दिया, साद रफ़ीक साहब को नॉकआउट कर दिया, खुरम दस्तगीर को नॉकआउट कर दिया, और जावेद साहब को, जावेद लतीफ़ साहब को नॉकआउट कर दिया। और भी मैं आपको गिना दूँ, उनके चहेते जो हैं वो सबको निकाल दिया। तो अब रह गए थे मियाँ साहब, वो भी हो सकता फारग हो जाए। तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर एस्टैब्लिशमेंट का फुल कंट्रोल होगा, फुल, विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम नवाज शरीफ। ख़तरा क्या है नवाज शरीफ से उनको? अभी भी क्या ख़तरा ये है कि नवाज शरीफ साहब चुप करके नहीं बैठेंगे अगर IMF के इक़दामात में आवाम के ऊपर बोझ पड़ गया। था वो पहले भी इसके हक़ में नहीं थे कि ये हुकूमत लें और IMF का प्रोग्राम करें जिसके साथ आवाम के ऊपर बड़ा दबाव आना था। उस वक्त भी ये चाहते थे कि ये पीपल्स पार्टी को करें और नहीं तो बाहर आ जाओ, इलेक्शन कराओ। अभी वो ये चाहते थे कि पीपल्स पार्टी को करें, हम नहीं करेंगे। दोनों दफ़ा उनका जो मौक़िफ़ था उसको मुस्तरद कर दिया गया और एक साजिश के तहत अब ये PMLN की हुकूमत आ गई है और पीपल्स पार्टी बीच में नहीं बैठी। जब ये इक़दामात होंगे पीपल्स पार्टी बैठ के कहेगी हम तो इसके ख़िलाफ़ थे जी, बिकॉज वो हाथ वो मतलब है कि अंदर हाथ होगा, बाहर हाथ निकाल लेंगे। तो वो इसका बोझ नहीं उठाएंगे पीपल्स पार्टी। ये सारे का सारा बोझ शहबाज शरीफ साहब को और ये जो जॉनीज़ हैं जो कि वहाँ बैठे हुए हैं इनको उठाना पड़ेगा। तो वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब उस वक़्त कोई शहबाज शरीफ साहब को कोई प्रेशर ना डालें। उन्होंने इसहाक डार साहब को, जो आखिरी मोहरा था नवाज शरीफ साहब का इस काबीना के अंदर, जो कि शायद एज फाइनेंस मिनिस्टर कुछ रोक सकता था, हार्श मेजर्स, ठीक, वो उसको भी फारग कर दिया उन्होंने। उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री तो नहीं मिल रही। तो आप देख लें किस तरीके के साथ स्टेप बाय स्टेप मियाँ साहब को आइसोलेट कर दिया गया है। और आखिरी कदम ये होगा कि जब वो ये सीट हार जाएंगे, जब ये ओपन होगी और हार जाएंगे, तो फिर यहाँ रहने का कोई मकसद नहीं होगा और फिर वो मायूस होके लंदन चले जाए। ये भी तो एक मैसेज ही है ना, मैसेज है एब्सोल्युटली। तो ये मेरा ख्याल है अंडरस्टैंडिंग के तहत, क्योंकि देखिए अगर तो ये सीटें नहीं खुलती तो फिर आप समझिए ये थ्योरी मेरी गलत है। ओके, कि नहीं, खान साहब की ये थ्योरी है मगर एस्टैब्लिशमेंट इसको नहीं मान रही, इसलिए ECP जो है इलेक्शन कमीशन वो इसको आगे नहीं बढ़ा रही। मगर अगर इलेक्शन कमीशन कहती है कर लो तो फिर तुम समझो कि किसी ने कहा कर लो और नॉकआउट कर दो इन तीनों को, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है।
तो ये आप आगे जाने जैसे वी गो फॉरवर्ड वी हैव टू सी कि ये क्या गेम किस तरफ जा रही है। और ये कब तक आप होता देख रहे हैं? ये हो जाएगा अगले 6 महीने के अंदर अंदर। अगले 6 और मैं आपको ये बात कहूँ, जब ये हो जाएगा तो उसके बाद ये हुकूमत जो है शहबाज शरीफ साहब की, उस वक्त तक जब तक आसिफ जरदारी नहीं खींचेंगे इनको, पट्टा, उस वक्त तक ये बड़ी स्टेबल और स्ट्रांग हुकूमत होगी और प्रो एस्टैब्लिशमेंट और ये सारे इकदाम जो है ये करेगी और बिल्कुल स्टेबल रहेगी। और कोई लोग कहेंगे लो जी स्टेबिलिटी आ गई, IMF को ये कहेंगे देखें हम तो स्टेबल है। आप कहते हैं कि जी स्टेबिलिटी, हमने तो स्टेबिलिटी कर दी। मोहसिन नकवी साहब बैठ गए आके वहाँ जहाँ स्टेबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है ठक ठक करने की और बाकी तो आप समझती हैं क्या है। तो अब बात ये है कि PTI को कुछ नरमी शो करनी पड़ेगी ये पीरियड सर्वाइव करने के लिए, ताकि अगला पीरियड में उन्हें भी कुछ बेहतर फैसिलिटी मिले। एंड आई थिंक वो जब बिलावल आएगा तो आपको पता है कि इन्होंने ऑफर किया था PPP को कि 2.5 साल आप 2.5 साल हम। मुझे वही फार्मूला लग रहा था, लेकिन आप दूसरी तरफ से लाए। उन्होंने पीपल्स पार्टी ने कहा नो। अच्छा, व्हाई सो? बिकॉज वो इस तरीके से आना चाहते हैं। ओहो, ओके, जनाब, विद सम नॉक एंड सम ड्रामा और एस्टैब्लिशमेंट के कंधे के ऊपर। हाँ, रास्ता वो वाला ले रहे हैं ना, ये वाला रूट ज्यादा अच्छा है। हाँ, वो बहुत बेहतर रूट है। ओके, ठीक है। उसके साथ बिलावल भी स्टेबल रहेगा। हाँ, और कुछ बार्गेन भी हो जाएगा, तो इसलिए ये गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी। ओके, अभी तक ये फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर प्रोग्राम IMF का जारी होगा। IMF भी खुश हो जाएगी, स्टेबिलिटी आ गई है, PTI भी नरम हो जाएगी। हाँ, मियाँ साहब की भी अलविदा काफिला हो जाएगा और एंड सो ऑन। तो मैं ये समझता हूँ ये चीज़ें आगे अब डेवलप होने जा रही हैं। बहुत इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट है, द ट्विस्ट एंड टर्न्स ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। वापस आते हैं हम एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, अब जो व्यूवर्स हैं आपके, उनके जो सवाल है वो शामिल करेंगे कि नाम व्यूवर का बड़ा प्यारा है। पता नहीं पाकिस्तानी अवाम के दिल की मुराद पूरी होनी है या नहीं, लेकिन ये नाम बड़ा प्यारा है। पन्नू आकिल से सवाल आया और नाम है दिल मुराद साहब। दिल मुराद साहब के दिल की मुराद क्या कह रही है, क्या सवाल है उनका, शामिल करें। पाकिस्तान में मईशत, जमहूरियत और सहाफत, इसका क्या मुस्तकबिल है आपकी मुताबिक ना, इसके बारे में ज़रा हमें समझाएं। देखिए, जमहूरियत का हशर तो हाइब्रिड प्लस पे हम पहुंच गए हैं। तो अब रह क्या गया, मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि जमहूरियत को भूल जाएं आप, कोई जमहूरी सूरत कोई नहीं। अच्छा, तो उसका तो हशर हो गया और आगे इससे भी शायद बुरा होगा। वाकई आई मीशत आपने देखा कि सियासतदानों ने और इस्टेब्लिशमेंट ने मिल के ये मीशत को कहाँ ले आए हैं और मीशत इतनी डिफ़ॉल्ट के ऊपर अब पहुंच गए हैं और अब जाके मुश्किल इक़दाम कर रहे हैं। अगर तो कामयाब हो गए तो शायद संभल जाएगा मामला। तो मीशत जो है इस वक्त जैसे कहते हैं ना, डामकडोल है, ठीक, और कोई पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। कोशिश यही है कि इसको स्टेबलाइज कर लिया जाए। बाकी रह गई मीडिया के मैं आपको बता दूं कि चैनल्स जो हैं वो तो फारग हो गई हैं, 1-2 रह गई हैं जो बात करती हैं, बाकी तो बेचारे बैठ गए हैं। और ज़्यादातर अब सहाफ़ी जो हैं जो कि थोड़ी बहुत खुली बात करना चाहते हैं वो यूट्यूब पे चले गए हैं। अब मगर अब आपने देखा ये असद तूर साहब के साथ क्या हुआ, आपने देखा इमरान रियाज के साथ क्या हुआ, आपने देखा कितने लोग जो हैं छोड़ के चले गए हैं। ठीक है, उनकी एक आइडियोलॉजिकल मसले थे, मगर किसी स्टेज पे भी और भी क्रैकडाउन आ सकती है मीडिया के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि मीडिया के हालात भी बुरे हैं, अच्छे नहीं होने जा रहे, ख़राब होंगे। हो सकता है कि हमें भी सोचना पड़े बहुत सी चीज़ें। तो इसलिए ये मीडिया का हाल भी ख़राब है और ख़राब होने जा रहा है इन माय व्यू। आपने देखा ट्विटर को बंद कर देते हैं, फिर किसी जो भी चाहें ये कर सकते हैं। खुला ही नहीं। हाँ, तो अभी तक खुला ही नहीं, आप कह रही हैं। और फिर वो VPNs को मॉनिटर कर रहे हैं, शायद वो भी उसके बारे में भी आप सुन रहे हैं। तो ये क्रैकडाउन जो आ रहा है ये मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर तो है। अब तो मेन अखबारें भी जो है वो सोच समझ के हेडलाइंस लगाती हैं और हर जगह पे इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ बड़े नुमाया तौर पे दिया जाता है और वहाँ से ऑर्डर्स भी आते हैं कि इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। ये चल रहा है। तो मीडिया इज़ इन अ बैड वे। सबसे ज़्यादा आज़ादी का पीरियड मीडिया का मुशर्रफ के पहले 5-6 साल था। हमें याद है जब नए चैनल्स भी बने, सब कुछ हुआ और हमने खुल के बातें की, मगर उसके बाद हालात अच्छे नहीं रहे और अब तो हालात बहुत ख़राब हैं। मैं समझता हूँ काफ़ी अरसे के बाद इतने बुरे हालात हैं जो कि 1988 से पहले होते थे, उसी किस्म की सिचुएशन होने जा रही है। तो डेमोक्रेसी की तो आपने देख ही लिया। हमने कल ही कहा था कि मार्शल लॉ तो नहीं है, मगर लगता ऐसे ही है कि उस किस्म की सिचुएशन प्रिवेल हो रही है। सेंटिमेंट आपने कहा था बिहाइंड द सीन इज द सेम। तो इसलिए ये सवाल का जवाब बड़ा आसान था। ठीक है,
परेशान कुन। मोहम्मद यहिया शादाब कोर्ट से क्या जानना चाह रहे हैं? अभी तक काबीना क्यों नहीं बैठी? शहबाज शरीफ ने काबीना क्यों अनाउंस नहीं की? मोहम्मद औरंगजेब फॉर्मर बैंकर है, उनका नाम आ रहा है फॉर फाइनेंस मिनिस्टर। तो वो कैसे है और अब क्या देख रहे हैं कि डॉलर कमिंग डेज में नीचे आएगा या ऊपर जाएगा और पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होगी या नहीं? देखिए, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर बने वो तो एक IMF का प्रोग्राम है जिसके ऊपर दस्तखत हो चुके हैं और वो इम्प्लीमेंट करना है। कौन इम्प्लीमेंट करेगा? औरंगजेब साहब सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे इसलिए आए हैं क्योंकि उन्होंने कोई नए इकदाम तो नहीं करने, वो तो ऑलरेडी सेटल्ड है। ये करना है, वो तो कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर हो मुझे बना दे, मैं भी वही कह दूंगा कि जी IMF ये कहती है ये करें। तो वहाँ तो कोई इनपुट नहीं होगी। अलबत्ता इनपुट कहाँ होगी कि किस स्टेज पे करना है, कैसे करना है और आगे कैसे बढ़ना है और आवाम के ऊपर किस तरीके से बोझ इतना नहीं डालना। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। औरंगजेब साहब का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बैंकर्स का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है वो ये होता है दे आर गुड क्लाइंट मैनेजर्स। वो नेगोशिएशन में नरमी और लॉजिक और बड़ा सेफ एंड साउंड गेम खेलते हैं। तो मेरा ख्याल है ही विल बी अ गुड नेगोशिएटर विद द IMF। उनका जो बैकग्राउंड भी है ना, इसीलिए फॉर एग्जांपल कुछ लोग हैं बड़े अब्रेसिव होते हैं, कुछ लोग हैं बड़ी जल्दी हर बात मान लेते हैं। बैंकर्स का तरीका ये होता है कि क्लाइंट रिलेशनशिप्स होती हैं और उनको मेंटेन करना होता है। तो मैं समझता हूँ कि ही विल हैंडल द IMF वेरी वेल। तो इसके अलावा उनका और कोई रोल नहीं होगा। अगर वो ना आते तो रज़ा बाखिर को ले आते, वो भी IMF के साथ डील कर सकता था, वो तो वहाँ काम करता रहा है। इन्होंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में किया है, इनके बड़े तल्लुकात हैं। ही इज़ अ वेरी फाइन जेंटलमैन। बहुत ही नरम तरीके के साथ बट फर्मली विद लॉजिक एंड फैक्ट्स ही कैन आर्ग्यू। तो इनकी PR भी बड़ी अच्छी है और डिलीवरी भी बहुत अच्छी है। तो मेरा ख्याल है दैट इज़ कॉन्फिडेंस इंस्पायर करने के लिए इनको लाया गया। अच्छा, उनका चुनाव कैसे हुआ, यानी कि किसके आपने सुना शुरू में? हाँ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शुरू में आपने देखा कि प्यार अली अलाना साहब का नाम आ रहा था और इनका नाम आ रहा था जी। वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि जब ये FATF का इशू चल रहा था इस मुल्क में और जो भी सिटिंग गवर्नमेंट थी उनको करना नहीं आ रहा था FATF की पूरी कंडीशंस को पूरा करना। तो GHQ में एक सेल बनी थी कि जी ये अब GHQ इसको मॉनिटर करेगा और इसको करवाएगा। बहुत से कानून चेंज करने थे, ये करना था, वो करना था। तो उस सिलसिले में प्यार अली अलाना साहब और ने GHQ की मदद की थी, सर्विसेज दी थी एज कंसल्टेंट्स। उन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज किया था ये। तो इनको उनका पता है कि इनको हाउ टू डील विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड गेट थिंग्स डन। ठीक है, यानी कि ये खासियत है इनकी। 30 साल तजुर्बा भी है और दोहरी शहरियत भी इनके, लेकिन तर्क करने जा रहे हैं। पता नहीं मुझे ये करेंगे कि नहीं करेंगे। से नहीं कहा जा रहा है करेंगे, पता नहीं मुझे कैसे करेंगे। बिकॉज ये हुकूमत कितनी देर के लिए है, कब ये कितना देर रहेंगे, एक दफ़ा छोड़ दी तो वापस नहीं मिलेगी। ये बहुत मुश्किल फ़ैसला है। शायद कोई और कॉम्प्रोमाइज़ निकला है, क्योंकि अगर ये अपनी डुअल नेशनैलिटी छोड़ देते हैं दैट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग। मगर फिर इसका ये मतलब है दैट ही इज़ गॉन। वो तो सेनेट में जाएंगे, वहाँ से फिर वापस आएंगे, फुल फ्लैश मिनिस्टर बनेंगे। तो फिर तो ये मतलब है कि ये पूरा 5 साल का इनको एश्योरेंस दी गई है क्या रहेंगे एंड वील प्रोटेक्ट यू। बट क्या होता है क्या नहीं होता है अल्लाह ताला बेहतर जानता है। दिल्ली दूरस्त। तो कैबिनेट कब तक अनाउंस हो जाएगी और पीपल्स पार्टी बैठेगी? इनिशियली मेरा ये हमेशा ये मौक़िफ़ था कि किसी न किसी स्टेज पे पीपल्स पार्टी वापस आएगी कैबिनेट में। पहली स्टेज में नहीं होगा, हो सकता है कि ये बजट के बाद वापस आ जाए कैबिनेट। ठीक है, और कैबिनेट आने वाले 2-3 ये अगले हफ्ते के अंदर अंदर आपको जो मेन नाम है वो आ जाएंगे आपके साथ। चलें ठीक है, और अगले हफ्ते जब हम शो कर रहे होंगे तो फिर आपकी प्रेडिक्शंस के साथ दोबारा से हम खबरों पे तबसरा करेंगे। मजीद को जानना चाहें तो अपना सवाल इस नंबर पर वीडियो मैसेज के जरिए भेजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।